वेलकम गाइस, ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं हमारे सीजी का यूनिट नंबर 5 वन शॉट में। एंड हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है स्प्लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो लेट मी क्लियर कि हम सिर्फ वही टॉपिक्स करेंगे जो पी वाई क्यू में सबसे ज़्यादा रिपीट किया गया है और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि यूनिट ज़रा लेंदी है, थेरेटिकल है बस। ठीक है, तो हम लोग सभी टॉपिक पे फोकस करेंगे जो पी वाई क्यू में काफ़ी बार पूछा गया है। तो फर्स्ट है हमारा स्प्लाइन रिप्रेजेंटेशन। अभी स्प्लाइन क्या होता है? नाउ स्प्लाइन क्या होता है? तो प्रोड्यूस अ स्मूथ कर्व थ्रू अ डेजिग्नेटेड सेट ऑफ पॉइंट्स थ्रू अ फ्लेक्सिबल स्ट्रिप इज नोन एज स्प्लाइन कर्व। मतलब क्या, मान लो आपके पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ये पॉइंट है, कि ये पॉइंट है, कि ये पॉइंट है, कि ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट के थ्रू मुझे एक स्मूथ कर्व चाहिए। ठीक है, तो ये किसकी मदद से होता है? स्प्लाइन कर्व की वजह से। मतलब टू प्रोड्यूस अ स्मूथ कर्व, ठीक है, थ्रू अ डेजिग्नेटेड सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ फ्लेक्सिबल स्ट्रिप। एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिप यूज़ करते हैं, उसी को स्प्लाइन कहते हैं। नाउ such a spline curve can be mathematically described by a piecewise cubic polynomial equation। अच्छा, अब इसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं? तो इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड है हमारे लिए पीस वाइज क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। अभी आपको पता होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है। ऐसा कुछ होता है, अगर आपने देखा होगा ए एक्स क्यूब, है ना। मतलब क्यूब मतलब क्या? थ्री, पहले तीन ऑर्डर होगा, प्लस बी एक्स स्क्वायर, है ना। फिर सी ए बी सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे डी कांस्टेंट होगा। आई होप पता होगा आपको ये। ठीक है, तो इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। तो जो हमारा स्प्लाइन कर्व है उसको मैथमेटिकली अपन डिस्क्राइब करते हैं बाय अ पीस वाइज क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, जिसका फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आर कंटिन्यूस। अभी डेरिवेटिव तो पता होगा आपको, अब उसमें आपने अगर देखो याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। हमको जितना याद रखना है, हमको इसे डेरिवेशन करना नहीं है अभी यहाँ पे तुरंत। हमको इतना याद रखना है कि यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कैसे किया है, पीस वाइज क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन से, जिसका फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव तो सबको पता है, बट यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही। फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है अक्रॉस द वेरियस कर्व सेक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, आई होप मैंने क्लियर कर दिया होगा। उस फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है कंटिन्यूस, मतलब पता होगा आपको। अभी कंटिन्यूटी, ये सब देखो, ये सब टॉपिक्स ना हमारे 11th-12th के, डेरिवेशन, कंटिन्यूटी, है ना, कर्व कंटिन्यूस है या नहीं। तो अपने को तो डीप में नहीं घुसना, बस इतना समझना है कि जो स्प्लाइन कर्व है मैथमेटिकली डिस्क्राइब किया पीस वाइज क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन से, जिसका फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है कंटिन्यूस है और अलॉन्ग द वेरियस सेक्शन। नेक्स्ट हमारा इंटरपोलेशन अप्रोक्सीमेशन, ये क्या होता है देख लेते हैं। हाँ, इंटरपोलेशन इज, देखो ये अगर हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स दिए हुए, ठीक है, और मैंने उस पॉइंट के थ्रू मेरा कर्व पास किया, दैट इज इंटरपोलेशन। मैंने इंटरपोलेट किया उस पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, बट अगर मेरे पास ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं बट मैंने पॉइंट्स के अंदर मैंने कर्व नहीं किया, देखो यहाँ पे एक भी जो मेरा कर्व का पार्ट है वो टच नहीं है पॉइंट को। या तो पॉइंट उसके अंदर है या तो पॉइंट उसके बाहर है, राइट। यहाँ पे या तो पॉइंट उसके अंदर है ना, या तो पॉइंट उसके बाहर है, लेकिन उसमें टच नहीं है, दैट इज नोन एज अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इंटरपोलेशन अप्रोक्सीमेशन में क्या लिखा है कि हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब ये तो थियरी पार्ट है यार, वही चीज़ है जो यहाँ पे देखा हमने। हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं एक स्प्लाइन कर्व को बाय गिविंग सेट ऑफ कोऑर्डिनेट पोजीशन कॉल्ड कंट्रोल पॉइंट्स। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने सेट ऑफ कोऑर्डिनेट पोजीशन दी है उसको। ठीक है, मतलब हमने कुछ कोऑर्डिनेट्स दे दिए भैया, एक यहाँ पे दे दिया, एक यहाँ पे दे दिया, एक यहाँ पे दे दिया, एक्स वाई जेड में हमने कुछ कोऑर्डिनेट्स दे दिए, और उसको अपन कहते हैं कंट्रोल पॉइंट्स। वो हमारे कर्व को कंट्रोल करने वाले हैं, राइट। ये इंडिकेट करेंगे हमारा जनरल शेप जो मान लो जैसे कि ये देख लो, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे हमको, ये कंट्रोल पॉइंट्स हुए 1 2 3 4 5। अब इन कंट्रोल पॉइंट ने डिसाइड किया कि कर्व का शेप क्या होने वाला है, राइट। अगर ये पॉइंट, अगर इस मान लो ये पॉइंट यहाँ नहीं होता और यहाँ पे होता तो ये कर्व कैसा बनता? ऐसा बनता ना, फिर यहाँ पे ऐसे आता। तो ये क्या कर रहा है, हमारे कंट्रोल पॉइंट डिसाइड कर रहा है हमारे कर्व का शेप क्या होगा, राइट। व्हेन पॉलिनोमियल सेक्शन आर फिटेड सो दैट कर्व पासेस थ्रू ऑल द कंट्रोल पॉइंट्स। अच्छा, तो मैं यहाँ पे वही दिया है कि अगर मैंने ऐसे बनाया कि जो मेरा पॉलिनोमियल है वो सारे कंट्रोल पॉइंट से पास करे, तो इसको इंटरपोलेट कहते हैं। और अगर मैंने ऐसा कर्व बनाया जो सारे कंट्रोल लाइन से पास नहीं हो रहा, तो अपन उसे अप्रोक्सीमेट कहते हैं। अभी आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके इस पार्ट का थ्योरी पढ़ सकते हैं, बट चीज़ें वही हैं यार, अपन मन से भी लिख सकते हैं। आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स हल। अभी कॉन्वेक्स हल क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्स हल मतलब समझो एक सपोर्ट सिस्टम है स्प्लाइन कर्व का। तो है क्या, देखो पहले, कॉन्वेक्स हल एक बाउंड्री है जो इनक्लोज करता है सेट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स को कॉल्ड द कॉन्वेक्स हल। जो हमारे कंट्रोल पॉइंट्स है, ठीक है, वो उनको इनक्लोज कर रहा है। कॉन्वेक्स हल मतलब कि मान लो मेरे पास ये पॉइंट्स है, मेरा 1 2 3 4, तो ये जो हुआ मेरा, ये मेरा कॉन्वेक्स हल हुआ जो मेरे कंट्रोल पॉइंट्स को इनक्लोज कर रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो वन वे टू इन्विजन शेप ऑफ द कॉन्वेक्स हल इज टू इमेजिन अ रबर बैंड स्ट्रेच अराउंड द पोजीशन ऑफ द कंट्रोल पॉइंट सो दैट ईच कंट्रोल पॉइंट इज इधर ऑन द पेरीमीटर ऑफ द हल और इनसाइड इट। मतलब देखो ये क्या लिखा है कि एक अगर आपको इमेजिन ही करना है कॉन्वेक्स हल कैसा होता है, तो क्या करो, अब एक रबर बैंड इमेजिन करो जिसको मैंने स्ट्रेच किया है अराउंड पोजीशन ऑफ द कंट्रोल पॉइंट्स। मतलब अलग अलग मेरे, मान लो यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट है, यहाँ पे है,
यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे मैंने कील ठोका हुआ है, यहाँ पे किला ठोका हुआ है, यहाँ पे कील ठोका है, यहाँ पे किला, यहाँ पे किला ठोका हुआ है, ठीक है। अब मान लो मैंने एक रबर बैंड लिया और उस रबर बैंड को यहाँ पे बांध दिया, ठीक है। अब मैं रबर बैंड को यहाँ पे स्ट्रेच कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ, अगर आपको इमेजिन होगा यहाँ से यहाँ, इस किले के ऊपर से, मतलब क्या, अगर मैंने ऐसे नहीं भी किया, चलो एक और एग्जाम्पल देता हूँ, इससे भी ईजी वाला समझ में आ जाएगा एकदम। मान लो एक मेरा ये एंड पॉइंट है, सॉरी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक रबर बैंड लिया, इसे बांध दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे किले लगा रहा हूँ और मैंने एक्स्ट्रा किले लगा दिए यहाँ पे 1 2 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस रबर बैंड को यहाँ से उठा रहा हूँ, ठीक है, और उठा के यहाँ से उठा के मैं इसको यहाँ पे, मतलब अरे यार इरेजी हो गया, मैं इस रबर बैंड को यहाँ से उठा के यहाँ पे, समझ में आ रहा है आपको, पहले तो यहाँ पे था ना, उसको बस उठाया मैंने, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो ये क्या किया मैंने, एक उसको शेप बना दिया, इसको कॉन्वेक्स हल बोलते हैं, जिसने मेरे सारे कंट्रोल पॉइंट्स को इनक्लोज किया हुआ है। आई होप क्लियर हो गया होगा। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखा है, कॉन्वेक्स हल प्रोवाइड करता है मेजर फॉर डेविएशन ऑफ अ कर्व फ्रॉम द रीजन बाउंडिंग द कंट्रोल पॉइंट्स, ठीक है। तो जो रीजन जो कंट्रोल पॉइंट्स को बाउंड कर रहा है, उसके अलॉन्ग अगर डेविएशन चाहिए होगा तो वो कौन करता है, हमारा कॉन्वेक्स। और लास्ट में आप ये पॉइंट लिख देना, कुछ स्प्लाइन को अपन बाउंड करते हैं बाय द कॉन्वेक्स हल, क्यों, क्योंकि हमको जो हमारा मतलब जो स्मूथली जो एक स्मूथ ट्रांजिशन हमें मिल जाए। मतलब क्या, देखो यहाँ पे लिखा है, सम स्प्लाइंस आर बाउंडेड बाय द कॉन्वेक्स हल दस इंश्योरिंग दैट द पॉलिनोमियल स्मूथली फ्लो थ्रू द कंट्रोल पॉइंट्स विदाउट इरेटिक ऑस्किलेशन, ठीक है। ज़्यादा यहाँ वहाँ शार्प ऑस्किलेशन ना हो, इसलिए अपन स्प्लाइन यूज़ करते हैं, सॉरी कॉन्वेक्स हल यूज़ करते हैं हमारे स्प्लाइंस के अंदर। एंड यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हुआ। अभी अब नेक्स्ट चीज़ है हमारी ज्योमेट्रिक एंड पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं, बहुत ऊपर ऊपर से देखेंगे, ये इजी चीज़ है, ठीक है। बढ़ने जाएंगे तो हार्ड लगता है। जो क्या है, अगर मुझे स्मूथ ट्रांजिशन इंश्योर करना है, टू इंश्योर अ स्मूथ ट्रांजिशन एक सेक्शन से अदर सेक्शन पे, फ्रॉम वन सेक्शन ऑफ पीस वाइज पैरामीट्रिक कर्व टू नेक्स्ट सेक्शन, मतलब समझो एक कर्व का 2 सेक्शन में डिवाइड किया मैंने, ठीक है। और एक सेक्शन से लेके अलग सेक्शन, मान लो ये कर्व है मेरा, ठीक है। तो इस सेक्शन से लेके इस सेक्शन तक मुझे इंश्योर करना है कि मेरा कंटिन्यूस है कर्व। कंटिन्यूस मतलब क्या, मेरा कर्व ऐसा नहीं है, कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे इंश्योर करना है तो क्या करूँगा मैं, हम लोग इम्पोज कर सकते हैं, वी कैन इम्पोज वेरियस कंटिन्यूटी कंडीशंस ऑन द कनेक्शन पॉइंट्स। मतलब मैं कनेक्शन पॉइंट्स पे कुछ कंडीशन लगा दूंगा, उस कंडीशन को मैं कहता हूँ पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी और ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी। मतलब इन कंडीशंस के द्वारा मैं इंश्योर करता हूँ कि जो मेरा कर्व है वो कंटिन्यूस हो, भाई डिसकंटिन्यूस ना हो, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी में क्या होता है, देखो वी डिसाइड पैरामीट्रिक, मतलब कैसे करते हैं, सिंपल, हम लोग ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी में क्या कर रहे हैं, पैरामीट्रिक डेरिवेटिव्स ऑफ 2 सेक्शन, ठीक है। अगर आपको हार्ड लग रहा होगा, भाई हार्ड नहीं है, 2 लाइन है, पहले सुन लो अच्छे से, ठीक है, ईजी रहेगा। ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी में क्या कर रहे हैं अपन, पैरामीट्रिक डेरिवेटिव ले रहे हैं 2 सेक्शन को और उसका प्रोपोर्शन ले रहे हैं, मतलब डेरिवेटिव ऑफ सेक्शन 1 डेरिवेटिव ऑफ सेक्शन 2 सब प्रोपोर्शन। तो ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी में हमको चाहिए पैरामीट्रिक डेरिवेटिव ऑफ 2 सेक्शन टू बी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। बस बाकी ये सब छोड़ो, इसको इग्नोर करो, इतना काम का जो मैंने बताया, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी में क्या चाहिए, हमको चाहिए पैरामीट्रिक डेरिवेटिव 2 सेक्शन का जो प्रोपोर्शनल हो ईच अदर के। अब पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी को अपन कैसे करते हैं, सेट बाय मैचिंग पैरामीट्रिक डेरिवेटिव ऑफ द एडजॉइनिंग 2 कर्व सेक्शन। मतलब पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी अपन कैसे करते हैं, मैच करते हैं। मैच क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ एडजॉइनिंग, ये कर्व है मेरा, ठीक है। तो अगर मान लो कोई कॉमन बाउंड्री, मैंने कर्व को यहाँ से काट दिया, मतलब ये मेरा कॉमन बाउंड्री ये वाला, तो इसके अलॉन्ग मेरे को चेक करना है कि जो उसका डेरिवेटिव है वो सेम है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी को अपन सेट करते हैं बाय मैचिंग द पैरामीट्रिक डेरिवेटिव्स ऑफ एडजॉइनिंग 2 कर्व सेक्शन एट द कॉमन पॉइंट। नहीं समझ में आया, बस ऐसा लिख देना, पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी अपन कहाँ से मैच करते हैं, एट द कॉमन पॉइंट, जो कॉमन बाउंड्री होती है ना, वहाँ पे मैच करते हैं अपन पैरामीट्रिक डेरिवेटिव, ताकि उनको पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी पता चले। पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी पता चलने के लिए पैरामीट्रिक डेरिवेटिव लेते हैं कॉमन बाउंड्री पे, बात खत्म। इसमें 3 आते हैं, एक होता है जीरो ऑर्डर पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी, फर्स्ट ऑर्डर पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी और सेकंड ऑर्डर पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी। जीरो ऑर्डर में को C0 बोलते हैं, पैरामीट्रिक को कॉल्ड C1 और सेकंड ऑर्डर को अपन बोलते हैं C²। नाउ अगर इसमें और अगर आपको घुसना है, देखो यहाँ तक लिखा तो ठीक, अगर और चाहिए तो ऐसा है कि C0 क्या है, कर्व जो है मेरा मीट कर रहा है एट द सेम, और इस फॉर, अच्छा कर्व क्या लिखा है, द कर्व मीट एंड सेम, मतलब कर्व मेरा मिल रहा है। कर्व देखो कंटिन्यूस मतलब क्या, मेरा कर्व मिलना चाहिए। अगर मेरा कंटिन्यूटी है आ रहा है, मतलब ये मेरा कर्व मिल रहा है मतलब कंटिन्यूटी है, राव पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी है ना। द सेकंड इज ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी, उसके लिए क्या है, एंड सेम इज़ फॉर जीरो ऑर्डर कंटिन्यूटी। सेम मतलब ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी में क्या, सेम आना चाहिए मतलब क्या, अभी सेम कैसे बताओ यार, देखो ये तेरा टॉपिक ना कंटिन्यूटी का है, बट समझ लो आप कि क्या करते हैं, सब मान लो ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट का निकालते हैं अपन LHS और RHS,
ठीक है, और वो दोनों इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब जाके अपन बोलते कंटिन्यूस है या नहीं। तो इतना डीप में मत घुसा यार। तो आप इतना देख लो बस कि फर्स्ट जीरो ऑर्डर पैरामीटर कंटिन्यूटी पे अपन ऐसा बोलते हैं कि जो C0 है वो C0 पे जो मेरा कर्व है वो मिल रहा है तो पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी है, एंड सेम है फॉर जीरो ऑर्डर ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी। समझ में आया आपको? ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी के लिए जीरो ऑर्डर ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी के लिए वो सेम है, और जीरो ऑर्डर पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी के लिए वो मिल रहा है। वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी के लिए वो मिल रहा होगा, और फर्स्ट ऑर्डर ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी के लिए वो सेम होगा। आप ये पढ़ के देख लेना ये लाइन। और सेकंड ऑर्डर में भी वही होगा। सेकंड ऑर्डर कंटिन्यूटी मतलब क्या, जो मेरा फर्स्ट और सेकंड पैरामीट्रिक डेरिवेटिव है, ठीक है, वो सेम होगा। ठीक है, देखो वही चीज़ है, इंटरसेक्शन पे जहाँ पे मिल रहा होगा वहाँ पे सेम होगा, और ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी के लिए वो एक होंगे, दोनों के वैल्यूज़ एक होंगे। तो ये हमारे हो गए फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ आप लोग के लिए वो पॉइंट, जो आप पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। पूरा क्या ही पढ़ोगे यार, कलर चेंज कर लूँ मैं। हाँ ठीक है, पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी टू सक्सेसिव कर्व के लिए इक्वल है जॉइनिंग पॉइंट पे, और जो ज्योमेट्रिक फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यूटी है मतलब पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा था ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखो देखा था ना, प्रोपोर्शन निकालते हैं। ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी में अपन प्रोपोर्शन करते हैं पैरामीट्रिक डेरिवेटिव के दो सेक्शन का। ठीक है, समझ में आ गया आपको? और वही सेकंड में भी देख लो, यहाँ पे लिखा मैंने कि फर्स्ट और सेकंड मतलब ये जो मेरे दो पोर्शन है वो क्या है, सेम है एज इंटरसेक्शन पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी के लिए, और ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी के लिए फर्स्ट और सेकंड जो है प्रोपोर्शनल है बाउंड्री पे। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जिन लोगों को डेरिवेटिव आती है, देखो डेरिवेटिव तो बहुत बड़ा टॉपिक है, नहीं बता पाऊंगा यहाँ पर। जिन लोगों को डेरिवेशन आता है तो आप लोग देख लो, यहाँ पे जीरो ऑर्डर कंटिन्यूटी फर्स्ट एंड सेकंड का यहाँ पे इक्वेशन उन्होंने सॉल्व किया है। सिंपल सा इक्वेशन लिया है, ठीक है, R(t) N(t) का, और उसी को सॉल्व किया है, और बाद में अपने को R(1) और N(0) पे उन्होंने इक्वेशन इक्वेट किया है। तो जिसको आता होगा समझ जाएगा, आप चाहे तो ऐसे लेके पार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब एक ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, स्लाइन स्पेसिफिकेशन क्या है भैया। पहला स्पेसिफिकेशन है कि हम लोग सेट कर सकते हैं बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, डेट आर इम्पोज, जो अपन इम्पोज करेंगे इस लाइन के ऊपर, दैट इज मतलब वी कैन स्टेट द बाउंड्री कंडीशंस दैट आर इम्पोज ऑन दिस लाइन। सेकेंड, हम लोग एक मैट्रिक्स कर सकते हैं स्टेट, वी कैन स्टेट द मैट्रिक्स दैट कैरेक्टरिस्टिक द स्प्लाइन, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जो स्प्लाइन का कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हो वो, या तो उसके अलावा हम लोग सेट कर सकते हैं एक ब्लेंडिंग फंक्शन। ठीक है, इजी याद रखो, अपन सेट कर सकते हैं बाउंड्री कंडीशन, मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स या ब्लेंडिंग फंक्शन, इतना ही। ठीक है, ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं, ये 3 पॉइंट। और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों यूज़ करते हैं एग्जाम में नहीं आएगा, बट अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि अपने को आगे वाले आंसर्स में क्यूबिक पॉलिनोमियल अपन यूज़ कर रहे होंगे। तो भाई देख लो, इतना ही चीज़ है इसमें कि जो फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री अगर मैंने अप्रोक्सीमेशन लगाया, मतलब क्या, देखो इतना समझ लो, एक्स वाई क्यूब मतलब क्या, तीन एक्स, एक एक्स होगा, मतलब एक डिग्री 3 होगी, एक की 2 होगी, एक की 1 होगी। तो इससे क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है मुझे, जो मुझे बाकी 2 डिग्री से नहीं मिल पा रही थी। तो इसलिए अपन क्यूबिक फंक्शन यूज़ करते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पर लोअर डिग्री पॉलिनोमियल गिव टू लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन हायर डिग्री गिव रीजनेबल डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी। इसलिए अपन यूज़ करते हैं अपने क्यूबिक डिग्री, और इसी के लिए अपन तो पॉलिनोमियल्स आर कॉमन यूनिवर्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, इसको क्यूबिक बोलते हैं। और देखो ये दिखते हैं ऐसे हैं, AXU दिख रहा है आपको, AXU क्यूब, BXU स्क्वायर, CXD। ठीक है, फिर यहाँ पे वाई के लिए AY क्यूब, BY स्क्वायर, CYU DY, और Z के लिए AZU क्यूब, BZU स्क्वायर, CZU एंड DZ। आई होप इट्स क्लियर। अभी अपन क्या देखने वाले आगे, कॉमन मेथड्स फॉर सेटिंग द बाउंड्री कंडीशन फॉर द क्यूबिक इंटरपोलेशन लाइन। क्यूबिक इंटरपोलेशन लाइन के लिए जो बाउंड्री कंडीशन लगते हैं उसके जो वेरियस मेथड्स है वो हम देखने वाले हैं, वही, और वो भी IMP भी है वो। अच्छा, इसमें आप देख सकते हो हमारा IMP देखो यहाँ पे पूछा हुआ है, राइट शॉर्ट नोड इंटरपोलेशन अप्रोक्सीमेशन, है ना, 18 में पूछा हुआ था। एक ये PYQ, और ये जो भी है इससे पहले जो PYQ इसी टॉपिक के ऊपर है। तो अपन अभी आगे बढ़ते हैं बाय द वे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेजियर कर्व। तो देखो ये क्या होता है ना, ये एक क्या बोलते हैं, अपडेट वर्जन है हमारे पहले वाले स्प्लाइन कर्व का। ठीक है, तो बेजियर कर्व में भी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़े प्रो लेवल पे होती हैं। तो ये भी एक अप्रोच है, अनदर अप्रोच है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कर्व। ठीक है, अब देखो पहले अब डायग्राम देख लो बेजियर कर्व बनता कैसे है। एज यू कैन सी यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स। अब यहाँ पे स्प्लाइन कर्व में क्या आता, अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल यूज़ कर रहे थे, बट बेजियर में ऐसा नहीं है। बेजियर में वी हैव रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि क्यूबिक यूज़ करना है, यू कैन हैव n नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स। जैसे अगर देख रहे हैं यहाँ पे 3 कंट्रोल पॉइंट्स है, 0 1 2,
है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है। सो यू हैव n नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स। जो हमारा इक्वेशन होगा ना, वो उसका जो डिग्री होगा n-1 होगा। जैसे कि यहाँ पे समझो 1 2 3 पॉइंट, डिग्री इसका 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 है तो इसका डिग्री कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पे यू कैन से यहाँ पे 5 डिग्री है, 5 कंट्रोल पॉइंट्स है, तो जो डिग्री होगा वो 4 होगा। 4 मतलब समझ में आ रहा होगा। पहले मतलब ax⁴ प्लस bx⁴, फिर cx⁴, ऐसे ऐसे बता रहा हूँ। तो ये डिग्री 4 होगा, मतलब ऐसी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। और इसमें भी अपन एक मेथड यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स हल का। अभी कॉन्वेक्स हल क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम ही। जैसे देख लो, अभी डायग्राम में दिखाता हूँ मैं। मान लो ये मेरा कर्व है। अभी देखो इसमें बेसिक अप्रोच कैसा होता है ना कर्व बनाने का, देख लो आप कि एक P1 है, ठीक है, एक P2 है, एक P3, एक P4 है। तो देखो मतलब कर्व बनता कैसे है। पहले अपन क्या करते हैं कि मैंने इनके बीच का एक पॉइंट कैलकुलेट किया, ये वाला पॉइंट, इनके बीच का ये वाला पॉइंट, इनके बीच का ये वाला पॉइंट। फिर मैं एक ऐसे लाइन ड्रॉ करूँगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इन दोनों लाइन को ज्वाइन करूँगा ऐसे, ठीक है। अभी मेरा लाइन अच्छे से बना नहीं, 2 मिनट। मैंने अभी क्या किया, देखो पहले मैंने इनको ज्वाइन किया ऐसे, ठीक है। अब इसलिए इन दोनों लाइन को ज्वाइन किया। अब जो मेरा कर्व बनेगा ना, वो इसके गो थ्रू, मतलब ये जो 2 पॉइंट है, इससे इसको बिना टच हुए, अभी तो मैं टच हो गया है, बट बिना टच हुए इस पॉइंट से निकल के एंड पॉइंट तक जाएगा। देखो बेसिक मुद्दा यही होता है हमारे कर्व का, कि वो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट से किसी भी हाल में निकलना ही है। तो निकलेगा कैसे, ये जो हमारी लाइन, जो हमने से जो ट्रायंगल बनाया, जो फॉर्म किया, उसके अंदर से गो थ्रू निकलेगा। तो ये जो हमारा अब डायग्राम आप देख रहे होगे, ये हमारा कॉन्वेक्स हल है। ये जो दिख रहा है आपको, ये है मेरा कॉन्वेक्स हल। हमने कॉन्वेक्स हल बताया था ना। कॉन्वेक्स हल क्या होता है, जो भी हमारे कंट्रोल पॉइंट्स है, देखो इसके अंदर ही होते हैं, और ये डिसाइड करता है कि हमारा कर्व कैसा बनेगा, ठीक है। तो ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज़ है हमारे इसके। अपन ज़रा थ्योरी देखते हैं, इसमें थ्योरी कैसा दिया हुआ है। तो ये क्या कर, देखो बाय डिफाइनिंग अ पॉलीगॉन, वही पॉलीगॉन जो मैंने बताया आपको, अपना हल वाला, कॉन्वेक्स हल वाला, ठीक है। तो बेजियर कर्व इज डिफाइंड बाय डिटरमाइनिंग अ पॉलीगॉन। अब बेजियर कर्व हैव नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज दैट मेक देम हाईली यूजफुल एंड कन्वीनियंट फॉर कर्व एंड सर्विस डिजाइन। अभी जैसे कि आप यू कैन सी दैट पहले वाले में हमारे पास रिस्ट्रिक्शन थे, वी हैड जस्ट टू यूज 3 डिग्री पॉलिनोमियल, बट यहाँ पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो दैट मेक्स इट मोर कन्वीनियंट टू यूज फॉर कर्व डिजाइन एंड सर्विस डिजाइन। अभी क्योंकि ये इजी है इंप्लीमेंट करने के लिए, तो बहुत सारे कैड सिस्टम है, यहाँ पे लिखा है बिकॉज ये इजी है इंप्लीमेंट करने के लिए, तो वाइडली अवेलेबल है हमारे कैड। ऑटो कैड तो पता ही होगा आपको। तो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ कैड जहाँ पे कर्व बनाना होता है। तो कर्व कैड सिस्टम में कर्व बनाने के लिए अपन यही बेसिकली चीज़ें, ये वाला बेजिलियर कर्व भी यूज़ करते हैं। तो अभी एक और रीज़न है कि इसको चूज़ करने का, कि ये प्रोवाइड रीजनेबल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड अवॉइड करता है लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन एंड, और बस एम पॉइंट्स निकाल के देख रहा हूँ इसमें से मैं, कि बेसियर पॉइंट्स कैन बी फिटेड। अच्छा, ये यहाँ पर जो मैं बताया आपको, कि यहाँ पे इसको अपन फिट कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स, ठीक है। बस चीज़ ये है कि जो डिग्री है पॉलिनोमियल की, वो एक लेस देन होगी कंट्रोल पॉइंट से। बस इतना काफ़ी। इसके बाद यू कैन ड्रॉ दिस 4 5 डायग्राम, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन एक दे सकते हो आप, तो इधर एक पॉइंट बढ़ा सकते हो। अब इसके बाद अपन देखें कि होता क्या है ना, कि बेजियर कर्व्स को अपन स्पेसिफाई करते हैं विद बाउंड्री कंडीशन। जैसे कि आपने देखा, बाउंड्री कंडीशन से स्पेसिफाई होता है ये बाउंड्री। तो ये जो बाउंड्री कंडीशन के बाहर नहीं जा रहा कभी वो, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन से ही स्पेसिफाई हो रही है कि हमारा कर्व कैसे बनने वाला है। सो इसी को अपन बोलते हैं ब्लेंडिंग, मतलब विद द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है ब्लेंडिंग फंक्शन। ये ब्लेंडिंग फंक्शन ही है जो ब्लेंड करता है हमारे कर्व को विद इन द जो हमारे बाउंड्री रीजन से, उसके अंदर ब्लेंड करता है। सो वन ऑफ दिस ब्लेंडिंग फंक्शन स्पेसिफिकेशन इज मोस्ट कन्वीनियंट वे फॉर बेजियर कर्व। तो एक ब्लेंडिंग फंक्शन है जो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है हमारे कर्व्स के लिए, वो बेंस्टाइन पॉलिनोमियल्स वाला पार्ट है, अपन आगे देखने वाले हैं। बट उसके लिए अपन स्टार्टिंग कैसे होती है ना, कि मान लो हमारे कर्व के पास n+1 कंट्रोल पॉइंट्स है। तो देखो ये n+1 कंट्रोल पॉइंट है, मतलब क्या, एक्स वाई जेड, ठीक है, मतलब पी ऑफ के में एक्स वाई जेड। अच्छा, n+1 कंट्रोल पॉइंट्स मतलब मैं बताता हूँ आपको, कि हमारा जो कर्व का जो स्टार्टिंग होता है ना, मतलब जो इक्वेशन में जब अपन स्टार्टिंग करते हैं जीरो से। कहाँ से करते हैं, जीरो से। तो मान लो कि मेरे पास 4 कंट्रोल पॉइंट्स है। कितने कंट्रोल पॉइंट्स है, 4, ठीक है। तो अगर 4 कंट्रोल पॉइंट्स है मेरे पास, और स्टार्टिंग में जीरो से कर रहा हूँ, तो मैं कहाँ तक जाऊँगा, 0 1 2 3। तो मेरा n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है। और मेरे पास कंट्रोल पॉइंट्स कितने थे, 4 थे। तो अगर मेरे n की वैल्यू 3 है और मेरे कंट्रोल पॉइंट्स 4 है ना, तो क्या मेरे कंट्रोल पॉइंट्स कितने हैं, n+1 है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। मान लो मेरे पास n+1 कंट्रोल पॉइंट है, जिसको मैं जनरेट कर रहा हूँ p ऑफ x, p ऑफ y, x ऑफ k, y ऑफ k एंड z ऑफ k से। ना k मेरा क्या है, k की वैल्यू जा रही है मेरे 0 से लेके n, ठीक है।
मतलब समझ रहे हो आप कैसे करोगा ये, मतलब ये पहले होगा, समझो अगर मेरे कंट्रोल पॉइंट से मेरे समझो 4, कितने मेरे कंट्रोल पॉइंट 4, ठीक है। देखो कंट्रोल एक्स वाई जेड क्या है, कोऑर्डिनेट्स है भैया। देखो ये एक्स, ये पढ़ा है ना आपने, जो भी मेरा कर्व होगा वो इसी कोऑर्डिनेट में होगा ना, ये इस 3D ज्योमेट्री में ऐसे ही जा रहा होगा। तो मेरे जितने भी कर्व होंगे वो होंगे तो एक्स वाई जेड में ही। अभी एक्स वाई जेड के वजह थोड़ी है कि अगर मेरे पास एन कंट्रोल पॉइंट्स है तो मेरे पास एन कोऑर्डिनेट होने चाहिए। अगर मेरे पास 5 कंट्रोल पॉइंट है तो एक्स वाई जेड ए बी सी हो, ऐसा नहीं भाई, कोऑर्डिनेट्स 3 ही होंगे ए बी सी। हाँ, लेकिन इसके जो एक्स के की जो वैल्यू है जो नीचे लिखी हुई है वो बढ़ेगी। और वो के की वैल्यू कितनी होगी, जितनी मेरे एन की वैल्यू होगी। मान लो कि मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट्स है तो मेरे पहले क्या होगा, एक्स ऑफ 0 वाई ऑफ 0 जेड ऑफ 0, है ना। फिर एक्स ऑफ 1 वाई ऑफ 1 जेड ऑफ 1, एक्स ऑफ 3 था, मतलब सब मान लो 3 है मेरे, एन की वैल्यू 3 है तो क्या होगा, पहले 0 होगा, 1 होगा, फिर एक्स ऑफ 2 वाई ऑफ 2 जेड ऑफ 2, फिर एक्स ऑफ 3। समझ गए होंगे आप। तो ये सीन है यहाँ पे, ऐसा विषय हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं। जो कंट्रोल ऑफ दिस कंट्रोल पॉइंट्स कैन बी ब्लेंडेड। अभी इन्हीं को इनको अगर ब्लेंड किया मैंने, जो कोऑर्डिनेट्स है इनको जब मैंने ब्लेंड किया, ठीक है, तो ब्लेंड किया तो मैंने क्या बनाया, एक पोजीशन वेक्टर बनाया पी ऑफ यू, ठीक है। अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाना यार कि अरे पी ऑफ यू क्या है, अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है। प्लीज़ ज़रा अपन रिलैक्स मोड में ज़रा पढ़ लेंगे। पी ऑफ यू एक पोजीशन वेक्टर है जो मैंने क्या ब्लेंड करके बनाया मेरे कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है, जो मेरे को पाथ बताएगा, विच गिव्स द पाथ ऑफ द अप्रोक्सीमेशन बेजियर पॉलिनोमियल फंक्शन P0 से Pn। ये मेरा P ऑफ 0 मतलब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मेरा P ऑफ 0, और एंडिंग पॉइंट क्या है मेरा P ऑफ n। इसके बीच में जो मेरा पाथ है कर्व का, जो भी एक्स वाई जेड पाथ है, ये मेरा पाथ मेरे को आपको समझ में आ गया वो कैसे मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो मेरा ब्लेंडिंग पोजीशन वेक्टर है पी यू, जो मुझे पाथ देगा फॉर द अप्रोक्सीमेशन बेजियर पॉलिनोमियल फंक्शन P0 से Pn तक। आई होप समझ में आ रहा होगा। एक बार आप वीडियो 10 सेकंड करके पीछे कर लोगे। देखो ऐसा देखना कि मतलब हो जाए, आपको ज़रूरत ना पड़े अपने को वीडियो देखने की या मतलब थ्योरी करने की, ठीक है। आप जो करना पड़ेगा तब कोई इक्वेशन वगैरह तो रिवाइज करने ही पड़ेगे वापस। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एक बार ये देख लो। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो पी ऑफ यू कैसे करेंगे, देखो समेशन दिख रहा है, समेशन की वैल्यू क्या है 0 से लेके n तक। नाउ आई टेल यू व्हाट इज n इज माय कंट्रोल पॉइंट्स। मान लो अगर मेरे n+1, अगर मेरे n+1 की वैल्यू 4 है तो मेरे कंट्रोल पॉइंट्स कितने होंगे 0 1 2 3। तो ये 0 से लेके 3 तक जाएगा। पी ऑफ के बी इजी बेसिलियन कर्व का ये वेक्टर वाला ये वो पार्ट लिया है, ठीक है। बी इजी ऑफ के एन एंड यू। अब जा यहाँ मेरे यू की वैल्यू जो होगी 0 से लेके 1 होगी। कंफ्यूज नहीं होना भैया, कुछ भी नहीं है इस इक्वेशन में। समेशन है, समेशन ऑफ पी ऑफ के, क्या चीज़। अच्छा मैं इसको इजी बताता हूँ पहले, चलो क्या है, समेशन है, ठीक है, एक पी है और एक बेस है। अपन पढ़ क्या रहे हैं, बस इनका कर्व भी पढ़ रहे हैं ना। एक पी है, एक बेस है और एक यू है। भाई यू तो मतलब अभी जस्ट देखा हमने, ये पी ऑफ यू, ठीक है। तो अभी समेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से लेके एन तक होगी। ये 0 से स्टार्ट होकर एन तक जा रहा है, ठीक है। पी की वैल्यू के, अभी के है मतलब क्या, एक बार समेशन मतलब पता होगा ना आपको, सम होता है। तो पहले के की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, फिर के की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, के की वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, कहाँ तक जाएगी मेरे एन तक जाएगी, ठीक है। और बी सी में दो दिए हुए हैं, एक दिया है के एंड एक दिया है एन। व्हाट इज़ माई के, यू नो व्हाट इज़ माई के, कि मेरा कॉन्स्टेंटली वेराई हो रहा है, एंड एन यहाँ पे एन ऑफ यू, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये इक्वेशन मतलब आप अगर ये नहीं लिखोगे तो ज़रा आपका जो थ्योरी ज़रा अधूरा सा लगेगा, ठीक है। ये लिखने के बाद अपन बेंसन पॉलिनोमियल्स के तरफ बढ़ते हैं। भाई ये भी इजी है। तो क्या लिख रहा है देखो, जो बेजियर ब्लेंडिंग फंक्शन है बी इज एट एन ऑफ यू, ये जो भी हमने देखा है यहाँ पे बी ई सी के एन यू, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, बी ई सी के एन यू। तो ऑफ द बेंसन पॉलिनोमियल दे आर स्पेसिफाइड। अब इसको स्पेसिफाई कैसे करते हैं, नाउ यू सी यहाँ पे लिखा है कि बी ई सी के एन यू को अपन ऐसे लिखते हैं, सी ब्रैकेट में एन के यू ऑफ के एन माइनस 1 के। सो लेट मी शो यू व्हाट इज दिस एक्चुअली। तो देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है, सी एन के यू ऑफ के। अब देखो ये सी एन के क्या होता है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डीएम के लिए तैयारी की होगी तो पता होगा। तो ये सी एन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे एन सी के, ठीक है। यहाँ पे एक है मेरा u और एक है मेरा 1 माइनस यू। अब u की पावर क्या है k, ठीक है, u की पावर क्या है k, ठीक है, और 1 माइनस यू की पावर क्या है n माइनस के। अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, पर पढ़ा है तो देखो यही चीज़ होती है एन सी के, ठीक है। इस u की पावर k जो नीचे था एन 1 माइनस यू की पावर एन माइनस के, यही चीज़ लिखा हुआ है। और एन सी के अगर पढ़ा होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, तो एन सी के क्या होता है, एन सी के इज़ माई एन फैक्टोरियल
ठीक है। ये एन सी के है ना, तो एन सी के एन फैक्टोरियल, नीचे के फैक्टोरियल और एन माइनस के फैक्टोरियल। इट्स एज सिंपल एज दैट। आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या किया है। ये चीज़ को ओपन ऐसे लिखते हैं। ये एन सी के का मतलब क्या, एन फैक्टोरियल, ठीक है, के नीचे के फैक्टोरियल, ठीक है, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन एन माइनस के फैक्टोरियल, ठीक है। आई होप क्लियर होगा ये चीज़ आपको। नाउ देयर यू गो, यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, देख रहे होंगे आप, एन सी के है ना, ये बी ऑफ जेड, मतलब इसकी वैल्यू ऐसे निकालते हैं यहाँ पे। जो ये जो टर्म है इस इक्वेशन में, इसकी वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, ऐसे जैसे इन्होंने बताया, ठीक है। जैसे हमको न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं नहीं इस पर, बट कॉन्सेप्ट तो था भाई न्यूमेरिकल्स का, बट हम नहीं कर रहे। बट अगर अपन लिख रहे हैं इक्वेशन, देखो जितनी चीज़ें ज़्यादा याद उतना अच्छा है ना, जितने ज़्यादा मार्क्स। तो ये बता दिया, डिनोट कर दिया इसको ऐसे, और यहाँ पे आप ऑलमोस्ट समझ लो कि हमारा जो आंसर है ख़त्म हुआ, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की, सॉल्व कर करके सीधा सीधा ही बता दिया है। इसको सॉल्व करते हैं, कुछ टर्म्स, कुछ पॉइंट्स एज्यूम करके, 4 या 5 पॉइंट एज्यूम करके फिर ये इक्वेशन निकलता है। बट इन्होंने वैसा कुछ किया नहीं, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए इन्होंने इसे एक्सप्लेन नहीं किया। वरना देखो यहाँ पे इन्होंने इतना डिटेल में बताया, इसका ये होता है, फिर इसका ये होता है, बट फिर इन्होंने इसको वैसे ऊपर से बता दिया। तो आई एज्यूम दैट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए इन्होंने ऊपर से निकाल दिया है। तो जहाँ तक दिया है बुक में अच्छे से, वहाँ तक हम लोग प्रॉपर तरीके से कर लेंगे। उसके अलावा ये देखना, एक्स ऑफ यू, वाई ऑफ यू, जेड ऑफ यू की वैल्यू क्या होती है। देखो देखो यहाँ पे एक्स ऑफ यू में एक्स है और बी ई जेड है, ठीक है। वाई ऑफ यू में वाई है, बी ई जेड है, जेड में जेड है, बी यू जेड है, के एन सब में कॉमन है, यू सब में कॉमन है, ठीक है। और ये 0 से लेकर एन तक की वैल्यू भी सब में कॉमन ही है। बस फ़र्क है, एक्स के लिए यहाँ पे एक्स है, वाई के लिए वाई है, और जेड के लिए जेड है। अब ये भी क्लियर हो गया होगा। सो एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं अपन, सारे नहीं करना है, ठीक है। कुछ जैसे कि देखो, ये फंक्शंस जो बेसिस फंक्शन होते हैं वो रियल होते हैं। ये जो बेसिक कर्व है वो ऑलवेज पास करता है फर्स्ट एंड द लास्ट कंट्रोल पॉइंट। मतलब समझ में आया आपको, फर्स्ट कंट्रोल पॉइंट है, ये लास्ट है। अब यहाँ पे जो भी है ये इनसे पास होने ही वाला है, ठीक है। इनसे पास नहीं होगा, इनके गो थ्रू, इनके नीचे से निकलेगा, बट इसके और इसके अंदर से, मतलब इसके थ्रू पास होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड लास्ट के पॉइंट पास होता ही है, और इसी की वजह से उन्होंने बोला है कि कर्व हैज़ सेम एंड पॉइंट्स एज द गाइडिंग पॉलीगॉन। ये कुछ इतना नहीं, ये लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट, जो डिग्री है पॉलिनॉमियल का डिफाइनिंग ऑफ द कर्व सेगमेंट इज 1 लेस दैन द नंबर ऑफ डिफाइनिंग पॉलीगॉन पॉइंट। मतलब जैसे हमने डिस्कस किया, जितने कंट्रोल पॉइंट्स होंगे उससे एक हमारा जो डिग्री होगा वो उससे एक कम होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 4 कंट्रोल पॉइंट्स है, तो डिग्री कितना होगा, 3 होगा, तो हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो जाएगा। नेक्स्ट, जो कर्व है जनरली फॉलो करता है शेप ऑफ द डिफाइनिंग पॉलीगॉन। तो जो पॉलीगॉन जो डिफाइन कर रहा है, तो पॉलीगॉन जो डिफाइन कर रहा है, डिफाइनिंग पॉलीगॉन इज दिस इज द डिफाइनिंग पॉलीगॉन, ठीक है। तो ये इसी का शेप, यही शेप कंट्रोल करेगा उसका, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि जो डायरेक्शन है टेंजेंट वेक्टर का एट द एंड पॉइंट्स इज सेम एज दैट ऑफ द वेक्टर डिटरमाइंड बाय द फर्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट। फर्स्ट और लास्ट सेगमेंट का जो टेंजेंट होगा, वेक्टर का टेंजेंट वेक्टर होगा, वो सेम होगा एंड पॉइंट के टेंजेंट वेक्टर से। नाउ जो कर्व है हमारा इंटेरली लाई करेगा विद इन द कॉन्वेक्स हल फॉर्म बाय द 4 कंट्रोल पॉइंट। दिस इज द कॉन्वेक्स हल, ठीक है। हमने कॉन्वेक्स हल जैसे डिस्कस किया था कुछ देर पहले। तो जो हमारा कर्व है वो एग्जैक्टली इसके अंदर ही लाई करेगा, ठीक है। अभी जो कॉन्वेक्स हल है एक प्रॉपर्टी है बेसियर कर्व का, जो इंश्योर करता है पॉलिनॉमियल स्मूथली फॉलोज कंट्रोल पॉइंट्स। हमने जस्ट कुछ देर पहले कॉन्वेक्स हल में देखा था कि अपन उसको यूज ही इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा कर्व है वो स्मूथ रहे, कंटिन्यूस रहे। अब इतने सारे प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर लिए, इतने काफ़ी होंगे वैसे, मगर मैं बेसिक कर पे आ रहा है आंसर, तो आपने मतलब सोच लो इतना सारा कुछ लिख दिया है, तो आई होप इतना इनफ होगा, ठीक है। अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ चाहिए होगा तो फिर आप देख लो, मैं स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो आगे के भी पॉइंट्स, बट आई होप दिस इज़ इनफ। तो अपन अभी आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा बी स्प्लाइन कर्व। तो एज यू कैन सी कितने बार इसको पूछा गया है, ठीक है। और मोस्ट रिसेंट अपन को देखना है 17, 18, 19 में पूछा है। तो पहले देखो बी स्प्लाइन कर्व का स्टार्टिंग अपन करेंगे लिमिटेशन ऑफ बेजियर कर्व। गरज से क्यों पड़ी अपने को बी स्प्लाइन कर्व की। तो पहला जो बेजियर कर्व था, जो आइंस्टाइन बेसिस फंक्शन पे हमने बनाया था, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो लिमिटेड थी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो अपन अभी देखने वाले बी स्प्लाइन का। अभी क्या लिख रहा है पहले देखो, इसमें प्रॉब्लम क्या थी उस कर्व में। पहले प्रॉब्लम तो ये थी कि
नंबर ऑफ स्पेसिफाइड पॉलीगॉन्स वर्टिसेस फिक्सेस द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टिंग पॉलीनॉमियल। मतलब क्या, हमारे जो पॉलीगॉन के वर्टिसेस है ना, उनके ऑर्डर, वर्टिसेस के बेस पे जो ऑर्डर बनेंगे, जैसे कि अगर ये बनाया मैंने पॉलीगॉन 1 2 3 4 है ना, तो ये जो इनका वर्टिसेस है, इनका एक वर्टिस के बारे में डिग्री बनाऊंगा। अब वो डिग्री जो ऑर्डर, मान लो ये 4 है, 4 का मतलब यहाँ पे इसका डिग्री कितना होगा 3। अब ये डिसाइड करके मैंने पॉलीगॉन का शेप क्या है वो डिफाइन करा था मेरे कर्व को। फॉर एग्जांपल पॉलीगॉन का अगर 4 वर्टिस है तो क्यूबिक कर्व होगा, राइट, जैसे हमने देखा था वहाँ पे। उसका प्रॉब्लम क्या था कि द ओनली वे टू रिड्यूस द डिग्री ऑफ कर्व इज़ टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो एक ही तरीका, अगर मुझे डिग्री ऑफ कर्व, देखो ऐसा तो हो सकता है ना कि मान लो मेरा कर्व था ये, ठीक है, मेरे कर्व की डिग्री थी मतलब मेरे कर्व की डिग्री थी 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे रिड्यूस करना है मेरे, अब मुझको बताओ 1 2 3 4 5, तो डिग्री कितनी होगी मेरी 4 होगी। तो मुझे डिग्री रिड्यूस करनी है, अगर डिग्री रिड्यूस करनी है तो कैसे रिड्यूस करूँगा, मुझे इसमें से एक वर्टिसेस गायब करना पड़ेगा, तभी जाकर मैं रिड्यूस कर पाऊँगा ना। तो इससे, इसकी वजह से क्या हो रहा था, मेरा जो पॉलीगॉन का शेप है वो पूरा चेंज, देखो पहले पहले पॉलीगॉन का मेरा शेप क्या था, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। पर अगर मैंने इसको इरेज कर दिया, ठीक है, ये अगर भाई पॉइंट ही नहीं है तो कैसा बन जाएगा, वो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और इससे पहले कैसा बन रहा था, इससे पहले ऐसे बन रहा था वो, यहाँ से ऐसे, है ना, फिर यहाँ से ऐसे जाके फिर ऐसे, तो ये पूरा शेप चेंज हो गया ना, क्योंकि यहाँ का पॉइंट मैंने इरेज कर दिया। तो ये एक ड्रॉबैक है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि टू रिड्यूस द डिग्री ऑफ द कर्व हमको क्या करना पड़ता है, रिड्यूस द नंबर ऑफ द वर्टिसेस। और कन्वर्सली ऑन अगर इंक्रीज करना है मुझे डिग्री, तो मुझे एक नंबर ऑफ वर्टिसेस ऐड करने पड़ेंगे। तो ये भी एक लिमिटिंग कैरेक्टरिस्टिक था मेरे वहाँ पे। तो अब लिखा था सेकंड लिमिटिंग कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि जो वैल्यू ऑफ ब्लेंडिंग फंक्शन है इज नॉन जीरो फॉर ऑल पैरामीटर वैल्यू ओवर द एंटायर कर्व। Due to this change in one vertex, change in the entire curve and eliminates the ability to produce a local change within a curve। अब इतना सारा जो इधर कथा है उसका मतलब मीनिंग तो सिंपल ही था, देखो कि जो अपने हमारे जो कर्व का जो चेंज था ना वो लोकली नहीं हो रहा था, ग्लोबली हो रहा था। ग्लोबली मतलब क्या, मान लो कि फॉर सपोज मेरा ये कर्व है, ये मेरा 1 2 3 4, अभी ये मेरा कर्व है, ठीक है। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा ये पार्ट जो है कर्व का मैं इरेज कर दूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट मैं रेड से बना रहा हूँ भी, मान लो ये जो पार्ट है मैं इसको चेंज करूँ, ये पॉइंट को यहाँ पे लेके आऊँ। बट अगर मैंने ये किया ना, मेरे पूरे कर्व का शेप ही चेंज हो जाएगा, ठीक है, कुछ तो अलग ही भरता बन जाएगा वो। और ये क्या है, ये लोकल चेंज नहीं, ग्लोबल चेंज हो रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि लोकल चेंज हो, अगर मैंने यहाँ पे चेंज किया है तो मेरा ये जो पार्ट है कर्व का ये एज इट इज़ रहे, बस यहाँ पे चेंज हो। पर ये चीज़ मुझे वहाँ पे नहीं मिल रही थी, एक पॉइंट का यहाँ वहाँ हुआ तो पूरा कर्व का ही यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम, पूरा कर्व का ही वाट लग रहा था। तो यही सीन था वहाँ पे, एक सेकंड लिमिटिंग कैरेक्टर था वहाँ पे बेजियर कर्व में। नाउ अभी 20 लाइन में क्या है, देयर इज अनदर, अभी यहाँ पे 20 लाइन में अच्छी बात क्या है देखने कि 20 लाइन में वी हैव अनदर बेसिस फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। वी हैव अनदर बेसिस फंक्शन कॉल्ड बीस लाइन बेसिस विच कंटेन द बर्नस्टीन बेसिस एज अ स्पेशल केस। तो एक अनदर बेसिस फंक्शन है यहाँ पे, या जैसे वहाँ पे भी था यहाँ पर भी है, बट इनका खुद का अलग ही सीन चल रहा है, ठीक है। मतलब इनका खुद ही एक इनका बेस लाइन बेसिस फंक्शन है, इसके बेस पे यहाँ पे चीज़ें होती है। और मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो हमारा बर्नस्टीन बेसिस इक्वेशन था वो ग्लोबल हो रहा था, लोकल नहीं हो रहा था। लेकिन हमारा जो बेस लाइन है वो नॉन ग्लोबल है, मतलब लोकल है। तो मैंने कोई एक पॉइंट का यहाँ वहाँ किया तो मेरा पूरा जो कर्व है वो चेंज नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ नॉन ग्लोबल बिकॉज ईच वर्टेक्स बी आई एसोसिएटेड विद अ यूनिक बेसिस फंक्शन। मतलब मेरा हर एक जो वर्टेक्स है, हर एक वर्टेक्स को मेरा एक यूनिक फंक्शन है, ठीक है। वहाँ पे क्या था, पूरे इसको एक यूनिक फंक्शन था, पर यहाँ पे हर एक वर्टेक्स को यूनिक फंक्शन है। तो अगर एक में चेंज किया ना तो कुछ जो 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 बदलाव मुझे देखने मिलेंगे इधर ही मिलेंगे, ऐसा नहीं कि मैंने चेंज यहाँ पे किया और मेरा पूरा कर्व भी चेंज हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है दस ईच वर्टेक्स अफेक्ट द शेप ऑफ द कर्व ओनली ओवर अ रेंज ऑफ पेरीमीटर। मतलब समझ में आया, एक रेंज होगा, मतलब फॉर सपोज मेरा अगर ये कर्व है ये अगर मेरे कर्व है और मैंने कुछ पॉइंट चेंज किया तो कुछ रेंज तक ही जो है मेरा मुझे चेंज देखने मिलेगा ओवर द रेंज ऑफ पेरीमीटर, ऐसा नहीं कि मेरा पूरा कर्व भी चेंज हो रहा है। सो यहाँ पे वही लिखा है कि दस ईच वर्टेक्स अफेक्ट द शेप ऑफ द कर्व ओवर द रेंज ऑफ द पैरामीटर वैल्यूज विच इज एसोसिएटेड बेसिस फंक्शन ऑफ नॉन जीरो। मतलब ये सब फालतू, बस तुमको समझ में आया कि हर एक वर्टेक्स जो है वो एक रेंज ऑफ पेरीमीटर तक ही अफेक्ट कर पा रहा है। नेक्स्ट जो बेसिस द बेसिस बेस लाइन अलाउज द ऑर्डर ऑफ द बेसिस फंक्शन एंड हेंस द डिग्री। अच्छा ये जो है द बेसिस बेस लाइन बेसिस ऑल्सो अलाउज द ऑर्डर ऑफ द बेसिस फंक्शन एंड हेंस द वर्टिसेस ऑफ द रिजल्टिंग कर्व इज इंडिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो घुमा फिरा के बात यही है कि यहाँ पे हमको डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा ऑर्डर क्या होगा। फॉर सपोज अगर मेरे यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 है तो मेरे को बेसियर में क्या करना पड़ता, अगर 5 है तो मेरा डिग्री यहाँ पे 4 ही होगा। लेकिन यहाँ पे
इंडिपेंडेंट है नंबर ऑफ वर्टिसेस के से इंडिपेंडेंट है, मतलब आई कैन डिसाइड व्हाट डिग्री डू आई वांट, सो आई कैन इवन लेट इट, मुझको अगर 3 करना है 2 करना है, मतलब कुछ भी कर सकता हूँ मैं। मेरे को उस पर डिपेंडेंट नहीं हूँ मैं कि मुझे कितना वो जो कर्व है उसका डिग्री क्या क्या रखना होगा, वर्टिसेस से इंडिपेंडेंट हूँ, मतलब यही बताना चाहते हैं यहाँ पे लोग। इट इज़ पॉसिबल टू चेंज द डिग्री ऑफ द रिजल्टिंग कर्व विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो वही, अगर मुझे डिग्री चेंज करना है तो मुझे मेरे नंबर ऑफ वर्टिसेस में ऐड या घटाव नहीं करना पड़ेगा, राइट। मतलब अगर मुझको डिग्री चेंज करना है, फॉर सपोज अगर मेरे पास 4 डिग्री है, 1 2 3 4, एंड इफ आई वांट टू रिड्यूस अ डिग्री, सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू इरेज अ पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट, सो तब जाके मेरा जो डिग्री है या नंबर ऑफ वर्टिसेस कम करने पड़ेंगे डिग्री कम करने के लिए, बट यहाँ पे मुझे वो नहीं करना पड़ रहा। अगेन ये भी एक चीज़ हो गया। नेक्स्ट, अभी एक ये इसके इक्वेशन के बिना तो ये अधूरा ही रह जाएगा। सो एक पी यू कर्व है, एक इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो पी ऑफ यू, जैसे वहाँ पे इक्वेशन था हमारा क्या ब्रेनस्टाइन जो इक्वेशन था, यहाँ पर भी वैसा ही है। देखो आई की वैल्यू 1 से लेकर n+1, अभी आई से वैल्यू 1 से लेकर n+1 क्यों जा रही है, हमने उधर ही देख लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑफ आई, एन ऑफ आई, ठीक है, एन ऑफ आई, और ये यू, मतलब वही है, सेम ही चीज़ है, ठीक है। वहाँ पे बी एन से यहाँ पे देखा था, बेंजीयर में बी एन से यूज़ किया था, बी ऑफ आई और एन ऑफ आई है। वेयर बी ऑफ आई क्या है मेरा, बी ऑफ आई मेरा बता रहा है पोजिशन वेक्टर्स ऑफ n+1 डिफाइनिंग पॉलीगॉन वर्टिसेस, एन आई के आर द नॉर्मलाइज बेसलाइन बेसिस फंक्शन। तो ये जो है मेरा, ये वाला जो पार्ट है, ये मेरा बेसिस नॉर्मलाइज बेसिस फंक्शन है, ठीक है। और ये जो है मेरा पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। ये बी आई वाला मेरा पोजीशन वेक्टर है हर एक पॉइंट का, और ये मेरा नॉर्मलाइजिंग बेसिस फंक्शन है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये सब चीज़ें दी हुई हैं, हालांकि इन्होंने बिल्कुल ही यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, डिराइव नहीं किया है, सीधा दे दिया है, ठीक है, उठा के मार दिया है। तो लाइक मैं बोल रहा हूँ कि अगर याद रहता है तो ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। अगर नहीं भी याद रहता है तो आई होप, मुझको लगता है कि हाँ ये तो आप याद कर लो, बट इसके बाद की चीज़ें डिराइव नहीं की है, तो आई डोंट थिंक सो कि करना ही पड़ेगा एग्जाम में। तो इस लाइक इज़ योर विश, कर रहा है तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ स्क्रीनशॉट, देखिए आप फॉर्मूला याद कर सकते हो, ठीक है। कुछ लॉजिक व्यूजिक दिया है नहीं बुक में, सीधा ही डिराइव लिख दिया है। यहाँ पे इन दोनों के कुछ पॉइंट्स है डिफरेंस बिटवीन, जो बहुत इजी है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया आपके लिए, आप पढ़ सकते हो। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है कि बेजियर कर्व में जो डिग्री पॉलिनॉमियल है वो डिग्री डिफाइन करता है, ठीक है, कितने वर्टिसेस होंगे, मतलब डिग्री वर्टिसेस डिफाइन करते हैं, जितने वर्टिसेस उससे एक कम डिग्री। बट बेसलाइन कर्व में वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। फिर बेजियर कर्व में इट रिक्वायर्स लेस कॉम्प्यूटेशन, ठीक है, और यहाँ पे इट रिक्वायर्स मोर कॉम्प्यूटेशन। फिर यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे लेस फ्लेक्सिबल है, बेजियर में, बेसलाइन में ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। बेजियर कर्व में इन्फॉर्मेशन कम चाहिए होती है, यहाँ पे ज़्यादा चाहिए होती है। और बेजियर कर्व में यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेंटेन द लोअर डिग्री बाय स्टिल, मतलब कंट्रोल, अगर मुझे डिग्री कंट्रोल करनी है और कंट्रोल पॉइंट सेम चाहिए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे डिग्री कम करनी है, कंट्रोल पॉइंट सेम नहीं रह सकते, मुझे वो भी कम करने पड़ेंगे। बट मेरे बेसलाइन में अगर मुझको डिग्री कम करनी है तो मैं कम कर सकता हूँ विदाउट डूइंग एनीथिंग टू माय कंट्रोल पॉइंट्स, विदाउट रिड्यूसिंग माय नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी फिनिश होता है अपना। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ फ्रैक्टल्स, ठीक है। फ्रैक्टल्स में अभी क्या है, अब जब देख रहे डेफिनेशन क्या है, तो अभी तक हमने क्या देखा, वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू ड्रॉ ज्योमेट्रिकल फिगर्स विद सच एज स्प्लाइंस, पॉलीगॉन, सर्कल, स्मूथ कर्व पीसेस। ये ज्योमेट्रिकल होती है ना। ज्योमेट्रिकल मतलब क्या, एक पैटर्न फॉलो कर रही होती है, मतलब कुछ तो ज्योमेट्रिसिटी होती है ना, मतलब कुछ ज्योमेट्रिक होती है, मतलब जान लो इतना क्या, बार बार वही बोल रहा हूँ, ज्योमेट्रिक होती है, ठीक है। सो हाउएवर इन नेचर, पर रियल लाइफ थिंग्स में, मतलब नेचर में हमारे पास ऐसी ज्योमेट्रिकल, इतनी ज़्यादा ज्योमेट्रिकल चीज़ें नहीं होती, ठीक है। हमारे पास रैंडम चीज़ें होती है, ठीक है। वी कम अक्रॉस रफ जैग्ड रैंडम सरफेस एंड एजेस, ठीक है। तो हमको जो नेचर में दिख रहा है, अभी पॉलीगॉन नहीं दिखता हमको नेचर में ऐसा, ठीक है। हमको एक ट्री दिखती है, जो ट्री कैसी भी हो सकती है ना, मतलब कभी कर्व है कभी नहीं है ना, फिर उसके ब्रांचेस कुछ भी हो सकता है। तो ये रैंडम शेप्स होते हैं हमारे नेचर में। सो ऐसे अपन वी कम अक्रॉस रफ क्या देखा, रफ जैग्ड रैंडम सरफेसेस एजेस व्हेन वी ट्राई टू ड्रॉ माउंटेन्स, ट्रीज, रिवर एंड सो ऑन। ऐसी चीज़ें बनाई गई तो हमको समझ में आता है कि ये ज़रा जो अपन पढ़ रहे थे बुक किताबों में, उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल है नहीं यहाँ पे चीज़ें। सो सच रफ जैग रैंडम सर्फेसेस को अपन कहते हैं फ्रैक्टल्स। और यहाँ पे कंसेप्ट फ्रैक्टल्स का डेफिनेशन पे अपन निता लिख सकते हैं। और ना इसका आगे अगर बताना है तो वी कैन क्लासीफाई फ्रैक्टल्स इन थ्री डिविजन्स, सेल्फ सिमिलर,
सेल्फ अफाइन एंड इनवेरिएंट अभी पूरा पूरा नहीं, सेल्फ सिमिलर में क्या होता है कि इनको अपन अभी स्केलिंग तो पता होगा आपको, ठीक है। तो ये सेल्फ सिमिलर में क्या होता है, दोज आर स्केल डाउन वर्जन, अपने ही स्केल डाउन वर्जन होते हैं, मतलब पूरे पूरे ऑब्जेक्ट को एक साथ ही में स्केलिंग स्केलिंग बड़ा कर दूँ छोटा कर दूँ, मतलब एक ही जैसे है सबका ऑब्जेक्ट एकदम, अगर आपने रोबोट में चिट्ठी देखा होगा है ना, उस टाइप की बात कर रहा हूँ। तो स्केल पूरा ही ऑब्जेक्ट पे स्केल डाउन या स्केल अन कर सकता हूँ सेल्फ सिमिलर फ्रैक्टल्स में। सेल्फ अफाइन फ्रैक्टल्स में क्या होता है, सिमिलर नहीं होती, अलग अलग एक्सिस में अलग अलग स्केलिंग होती है, मतलब फ्रैक्टल्स हैव दोज आर फॉर्म विद डिफरेंट स्केलिंग पैरामीटर्स एस एक्स एक्स वाई एच जेड इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट डायरेक्शन। मतलब क्या, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है। अब मैंने एक्स में अलग स्केलिंग की, वाई में अलग कर दी, जेड में अलग कर दी, ठीक है। मतलब तीनों में यूनिफॉर्म नहीं कर रहा मैं, ऊपर वाले में तीनों में यूनिफॉर्म कर रहा था, बट यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं हो रही, ठीक है। और जो नेक्स्ट चीज़ है हमारा इनवेरिएंट फ्रैक्टल्स, उसमें क्या कर रहा हूँ मैं, ये नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसमें, ठीक है। नॉन लीनियर मतलब कुछ कुछ वहाँ पे तो भी दोनों में लीनियर हो रहा था, दोनों में एक्स वाई जेड की बात हो रही थी, एक में यूनिफॉर्म हो रहा था, एक में नॉन यूनिफॉर्म हो रहा था, बट यहाँ पे तो एकदम नॉन लीनियर, कैसा भी कुछ भी हो रहा है। सेल्फ स्क्वेयरिंग फ्रैक्टल्स, ठीक है, अपने आप को ही स्क्वायर कर देना, जितने ऐसे था उसको स्क्वायर, एक का दो, दो का चार, चार का 16, ऐसे कुछ। तो दिस आर इनवेरिएंट फ्रैक्टल्स। तो इसमें सबसे ज़्यादा जहाँ से सवाल उठते हैं वो है हिल्बर्ट कर्व, और एक और कर्व है जो अपन आगे देखेंगे, कोच कर्व। हिल्बर्ट कर्व देखते हैं, हिल्बर्ट कर्व कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं अपन। हिल्बर्ट कर्व को अपन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाय फॉलोइंग सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। सक्सेसिव मतलब एक बार 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 एक ही चीज़ करेंगे अपन। तो पहले को अपन एक स्क्वायर लेना है, स्क्वायर को डिवाइड करना है 4 क्वाड्रेंट्स में, ठीक है। एंड फर्स्ट एंड अपन को ड्रॉ करना है अपना पहला अप्रोक्सीमेशन टू द हिल्बर्ट कर्व बाय कनेक्टिंग द सेंटर पॉइंट्स ऑफ ईच क्वाड्रेंट एज शोन इन फिगर, यहाँ पे, ठीक है। तो क्या किया, स्क्वायर बनाया, स्क्वायर को 4 पार्ट में डिवाइड किया, स्क्वायर के सेंटर लिया और सेंटर को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। नोट करना है कि मैंने इस कर्व को इंटरसेक्ट नहीं किया, ठीक है, मैंने ऐसे 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 करके ये नहीं कर दिया, ठीक है। कर्व को हमेशा खुला रखना है, स्कोप देना है आगे बढ़ने के लिए। अगर मैंने कर्व को जोड़ दिया, कर्व यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है मुझे को वापस इन चारों का वापस चार चार पार्ट लेना है। मतलब यू कैन सी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 का डबल होकर सी था, ठीक है। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 16, क्योंकि मैंने हर एक बॉक्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया। मतलब मैंने इसको डिवाइड किया 4 पार्ट में, इसको, फिर नीचे वाले को भी, तो वैसे वो 16 हो गया ना, यू कैन सी यार, यहाँ पे मेरे को 16 मिल गए। और यहाँ पे मैंने सेम चीज़ की, ठीक है, सेंटर 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 सारे सेंटर को ज्वाइन किया, ठीक है, और उन सेंटर कोऑर्डिनेट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया था। यहाँ पे वही लिखा है, सेकंड जो अप्रोक्सीमेशन है अगर मैं वही किया, ड्रॉन बाय फर्दर सब डिवाइडिंग ईच क्वाड्रेंट, एक हर क्वाड्रेंट को सब डिवाइड किया, उनके सेंटर को कनेक्ट किया, ठीक है। और उसके बाद यही चीज़ अपन कंटिन्यू करते रहेंगे। यहाँ पे वही चीज़ दी हुई है और ये कर्व बन जाएगा आपका, ऐसा आपको दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, अपन क्या नोट कर सकते हैं फॉलोइंग पॉइंट्स की। पहले अगर हमने इन्फिनाइटली एक्सटेंड किया अप्रॉक्सीमेशन ऑफ हिल्बर्ट कर्व, द कर्व फिल्स द स्मॉलर क्वाड्रेंट, जो कर्व है वो छोटे छोटे क्वाड्रेंट पे फिल हुए जा रहा है, बट कभी अपने आप को क्रॉस नहीं कर रहा, ऐसे मैंने पहले डिस्कस किया, कभी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा एक दूसरे से, ठीक है, क्रॉस नहीं हो रहा, बढ़ रहा है बट क्रॉस नहीं कर रहा एक दूसरे को। कर्व इज आर्बिट्ररीली क्लोज टू एवरी पॉइंट इन द स्क्वायर, हर एक पॉइंट से, मतलब ऐसा कोई स्क्वायर नहीं है, ठीक है। देखो हर एक स्क्वायर में जो कर्व है हमारा पास हो रहा है, ठीक है, बहुत ही क्लोज है हर एक स्क्वायर से। ऐसा कोई कर्व नहीं है कि यहाँ से समझो कि एक मेरा कर्व यहीं से निकल गया, ठीक है, डिस्टेंस जो है स्क्वायर का बढ़ गया, ऐसा नहीं है, हर एक पॉइंट से बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है, आर्बिट्ररीली क्लोज है हर एक पॉइंट से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द कर्व पासेस थ्रू अ पॉइंट ऑन अ ग्रिड विच बिकम्स ट्वाइस एज फाइन विद ई सब डिवीजन, हर एक सब डिवीजन जो है वो दुगने रफ्तार से और छोटा, मतलब मेरा जो ग्रिड पे जो पॉइंट्स है वो और छोटा हो जाता है, ट्वाइस छोटा हो जाता है जैसे जैसे सब डिवीजन करता हूँ, और छोटा, यहाँ पे फाइन मतलब क्या होता है, छोटा, जितना सब डिवीजन हो रहा है उतना और फाइन होते जाता है, कोई लिमिट नहीं है सब डिवीजन्स की। देयरफॉर जो लेंथ है कर्व का इन्फिनाइट है, ठीक है। इस सब डिवीजन लेंथ कर्व इंक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ 4, हमने देखे स्टार्टिंग में देखा 4 के फैक्टर से अपन, क्योंकि अपन हर एक क्वाड्रेंट को 4 में डिवाइड कर रहे थे, राइट, तो 4 के फैक्टर से जो हमारा कर्व है वो इंक्रीज हुए जा रहा है, ठीक है। आई होप इतने पॉइंट्स काफ़ी होंगे, बट अगर आपको चाहिए तो आप 6 पॉइंट भी देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अभी है नेक्स्ट वी हैव कोच कर्व या स्नोफ्लेक कर्व। तो यहाँ पे लिखा है कोच या स्नोफ्लेक कर्व को अपन कोच कर्व भी कहते हैं। अभी कोच कर्व में देखो इसमें तरीका क्या होता है, पहले समझो एक लाइन थी मेरे पास, ठीक है, उस लाइन को मैंने, ये लाइन थी, ठीक है ना, लाइन में एक ट्रायंगल बना हुआ था। अब क्या करना है, द कर्व कैन बी ड्रॉन बाय डिवाइडिंग द लाइन इनटू 4 इक्वल सेगमेंट। मैंने इस लाइन को 4 ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, विद स्केलिंग फैक्टर ऑफ 1/3 एंड द मिडल 2 सेगमेंट्स आर सो एडजस्टेड दैट दे फॉर्म एडजेसेंट साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब समझ में आ रहा है आपको, मैंने एक लाइन लिया, ठीक है, उसको 4 इक्वल पार्ट में यहाँ पे वापस
उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। स्केलिंग फैक्टर क्या था 1/3, और जो मेरे बीच के जो 2 लाइन थे उनको ऐसे एडजस्ट किया कि वो मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड बना रहे थे। सिंपल, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, देखो पहले तो एक एक ये लाइन थी, एक लाइन थी ऐसे, इस लाइन को मैंने ऐसे बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये लाइन है, अब इस लाइन को मेरे को सेम चीज़ करना है, हमको उसको डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट में। कैसे करूँगा, ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन के बीचों बीच एक ऐसे बन जाएगा चीज़, ठीक है, जो इसको डिवाइड करेगा क्या बोलते हैं 1/3 के फैक्टर में, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल होगा ऐसे होगा कि एडजेसेंट साइड बना रहा होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल के। फिर वो सेम चीज़ मैं इधर भी करूँगा, समझ में आ रहा है। फिर वो सेम चीज़ मैं इस लाइन पे करूँगा, ये जो लाइन है इस पे करूँगा। फिर वो सेम चीज़ मैं इस लाइन पे करूँगा, इस पे करूँगा, इस पे करूँगा। जब इस पे करूँगा तो कैसे बन जाएगा, ऐसे। फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाएगा, फिर कलर थोड़ा ब्राइट कर लेता हूँ, वो ऐसे यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देगा, इधर बन जा भाई, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर एक यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ट्रायंगल रॉन्ग बन रहा है, ठीक है, पर आपको समझ में आएगा। कभी यहाँ पे एक ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। तो ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखा है कि हाँ यहाँ पे दिखा तो था यार। देखो फिर क्या किया, देखो फिर हमने हर एक लाइन को वैसे डिवाइड कर दिया। पहले मैंने इस लाइन को डिवाइड कर दिया, ठीक है, फिर इस लाइन को डिवाइड कर दिया। तो इस लाइन को डिवाइड किया, ये लाइन थी, इसको मैंने ऐसे डिवाइड किया कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना, स्केलिंग फैक्टर 1/3 था। फिर इस लाइन को डिवाइड किया, ठीक है। अब सेम चीज़ मैं इसके साथ करूँगा, इस लाइन के साथ करूँगा, इसके साथ करूँगा, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो ये और छोटा 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 यहाँ पे ट्रायंगल बनता रहेगा, और लास्ट में स्नोफ्लेक का डायग्राम, स्नोफ्लेक जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये दिस इज़ द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन था हमारे कोच कर्व का। अब ये चीज़ हमको रिपीट करना है, तो अप्लाई द सेकंड अप्रोक्सीमेशन। हमें क्या करना होगा, ये कोच कर्व वी हैव टू रिपीट द अबोव प्रोसेस। ये सेम प्रोसेस हमें रिपीट करनी होगी फॉर ईच 4 सेगमेंट है। सारे के सारे जो 4 सेगमेंट है उनके लिए हम रिपीट करेंगे। और जो रिजल्टेंट कर्व जो होगा वो दिखाया है यहाँ पे 11.86 में चाहिए, ये रिजल्टेंट कर्व है, ठीक है। तो ये आप डायग्राम, बेसिक डायग्राम बना सकते हो ऐसे एग्जाम में। तो ये इतने में आप कोच कर्व अच्छे से एक्सप्लेन कर लोगे, ठीक है। तो जो कोच कर्व है, मोर स्पेसिफिकली इसको अपन बोलते हैं ट्रायडिक कोच कर्व। ट्राई मतलब दिख रहा है ट्रायंगल ट्रायंगल शेप बन रहा है। तो ट्रायडिक कोच कर्व नेम स्टेप्स फ्रॉम द फैक्ट दैट द मिडल थर्ड ऑफ द लाइन सेगमेंट आर मॉडिफाइड एट ईच स्टेप। तो ये ट्राई कोच नेम स्टेप, ये जो नाम है यहाँ से आया है कि जो मिडल थर्ड है, जो मिडल पार्ट है, ठीक है, कोच का, वो हर बार अपन मॉडिफाई कर रहे हैं। और मिडल पार्ट को मॉडिफाई कर करके हम लोग पूरा एक नया उसको एक रूप दे रहे हैं अपने कर्व को। जो रिजल्टेंट कर्व है हैज़ मोर विगल्स एंड इट्स लेंथ इज 16/9 टाइम्स ओरिजिनल लेंथ। अब ये 16/9 टाइम्स, अब इसकी कैलकुलेशन उन्होंने दी नहीं है, ठीक है, सीधा दिया तो सीधे ही अपन देख लेंगे कि 16/9 टाइम्स जो है वो जो लेंथ जो होती है उसकी बढ़ जाती है। क्योंकि देखो हम लोग लाइन बढ़ा रहे हैं ना, समझो ये लाइन थी मेरी, सॉरी सर लाइन मेरी ये थी, ठीक है, समझो लाइन मेरी 5 सेंटीमीटर की है। अब मैंने इस लाइन में ये लाइन इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। तो मेरे को बताओ कि मान लो अगर ये 5 है तो मान लो मेरा ये मेरा 2 था, ये 2 था और ये 3 था। गंदा बना रहा है, रुको मत समझ, एक और बनाता हूँ, रुको। ये मेरी लाइन थी, समझ, ये मेरी लाइन थी, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन पे एक ऐसा डायग्राम बना दिया, ठीक है। तो अब ये ऑफकोर्स ये जो पार्ट है इसको रिप्लेस किया इसने ना। तो अगर इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर थी तो इसकी 3 थी क्या, नहीं, ऑफकोर्स ये तो बड़ा होगा, 3 से बड़ा ही होगा ना। तो ऐसे हर एक जब मैं एक फैक्टर इंक्रीज़ करूँगा मेरा जो लेंथ हो वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो जो मेरा टोटल लेंथ होगा 16/9 टाइम्स ज़्यादा होगा ओरिजिनल मेरे लेंथ से। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि फ्रॉम द फिगर हमको इजीली नोट कर सकते हैं कि जो रिपीटेशन है वो 4/3 के फैक्टर में हो रहा है। मतलब लेंथ को इंक्रीज़ कर रहा है 4/3 के फैक्टर से। लेंथ जो है कर्व का इन्फिनाइट है। अनलाइक हिल्बर्ट कर्व ये किसी एरिया को भर नहीं रहा। आपको देखिए हिल्बर्ट कर्व एक एरिया को पूरा भर दे रहा था, ठीक है, ये पूरे चारों कोऑर्डिनेट्स गए, वैसे ये कुछ नहीं कर रहा, किसी एरिया को भर नहीं रहा। और इट डजंट डेविएट फ्रॉम द ओरिजिनल शेप। अगर आपको देखा होगा हिल्बर्ट कर्व की स्टार्टिंग हमने ऐसे की थी और वो लास्ट में कितना कम कुछ तो अलग ही हो गया था। बट यहाँ पे ज़्यादा ओरिजिनल शेप से बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं करते अपन। डेविएट इधर भी होता है डेविएशन, बट बहुत ज़्यादा नहीं होता जैसे हिल्बर्ट कर्व में हो रहा था, ठीक है। इतने पॉइंट्स अपन काफ़ी होंगे यहाँ पे इसके लिए, ठीक है। अगर एक इक्वेशन अगर मेंशन करना है तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पे ये जो डी की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 3D, यहाँ पे वो लोग बोल क्या रहे हैं कि अगर रिड्यूस करना है हमको स्केल को, वैसे देखो इसने बोला करना ही है, बट अगर करना इच्छा है तो कर सकते हैं आप कि अगर रिड्यूस करना है स्केल को कर्व को 3 से, तो हमको एक ऐसा कर्व लेना पड़ेगा जो लुक लाइक जस्ट द ओरिजिनल वन। मतलब अगर हमने रिड्यूस किया स्केल को 3 के फैक्टर से, तो
तो वो जो कर्व है हमारा एग्जैक्टली जैसे पहले दिख रहा था वैसे दिखने लगेगा। बट उसके लिए हमको असेंबल करना होगा 4 सच कर्व्स टू मेक द ओरिजिनल कर्व। तो हमें उसके लिए 4 डायग्राम को जोड़ना पड़ेगा ताकि ओरिजिनल डायग्राम बने। तो उसका उन्होंने दिया है 4 = 3D और D = फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा स्किप कर सकते हो वाला पार्ट, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ, करना ही है, ठीक है। और ये इनको उन्होंने log 3 4, अभी आपको पता होगा log की प्रॉपर्टी होती है, अगर मैंने लिखा log 3 4 तो ये कैसे होगा, ये जो log 4 आएगा ऊपर log 4 और जो 3 आएगा वो नीचे log 3, ठीक है। और इसकी वैल्यू यहाँ पे इन्होंने दी हुई है 1.2618। यहाँ पे ये चीज़ें भी ख़त्म होती है, हमारा कोच कर भी ख़त्म होता है और इसी के साथ साथ हमारा जो यूनिट है वो भी ख़त्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद।